आइए चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड अध्याय 2। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने आत्मविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक अपने चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी कक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को नीचे रख दिया। मुझे पता था वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरू किया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूं? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से इस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे के स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु ऐसा हमें लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज नई होती थी। मम्मी और डैडी हमें भी सभी जरूरतों की चीजें दिलवाते थे, जैसे खाना, घर, कपड़े, परंतु इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, परंतु 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, परंतु क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक दौड़ भाग करते रहे। हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि टूथपेस्ट ट्यूब हमें क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई।
अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के बक्से में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तिड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सिगरेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे बाहर उठाकर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, उन्हें यह बताया कि जल्दी हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स खत्म कर लें। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख नज़दीक आ गई थी। दबाव बढ़ गया था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे। दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर तरफ बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर चल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। क्योंकि हमारी उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वे पिघलकर द्रव्य के रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनरों में प्लास्टिक का पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टिक ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसे लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन भारी बक्से थे जिनके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे के प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर ऊपर उठाई हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इनमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता